आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में पाठ परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और उनकी कमियों को समझेंगे। यह वीडियो केवल लेक्चर पर आधारित है, मैं इसमें आपको कुछ लिख के नहीं दिखाऊंगा, केवल आप सुन के आपको इसको याद करना है। तो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु के संबंध में। इसमें इन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, वो समस्त द्रव्यमान और धन आवेश इसके केंद्र पर जो है वो संकेंद्रित रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इसकी त्रिज्या जो है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की है। मीटर की कोटि का मतलब ये है कि 3.16 से जब अधिक होता है तो घात 1 बढ़ जाती है, यानी कि इसी के नियर अबाउट इसके जो है इसका मान है। तो इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का जो है वो समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश जो है वो इसके संकेंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। और इसके चारों ओर जो है, चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? वितरित रहते हैं। तो पहला एक बात आपको ये समझ में आ गई कि जो द्रव्यमान है और जो आपका धनावेश है वो कहाँ केंद्रित है? इसके नाभिक में, यानी कि एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? नाभिक का नाम। इसकी कोटि कितनी है? 10⁻⁻15 है। तो इसकी कोटि आप याद कर लेंगे। नाभिक की कोटि क्या है? और जहां ये जो इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं उसकी त्रिज्या की जो कोटि है वो 10⁻⁻10 मीटर है। ये इलेक्ट्रॉन के खोखले गोले जहां इलेक्ट्रॉन आपके वितरित हैं उसकी त्रिज्या की कोटि कितनी है? 10⁻10 मीटर है। तो दो बातें हमको आपको पता चल गई। पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, आप ऐसे थ्योरी में ही लिखा है, थ्योरी में लिख देंगे, चाहे तो आप पॉइंट बना सकते हैं। और उसके इन्होंने बात ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इस त्रिज्या में विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये इतना इन्होंने बता दिया। इसके आगे इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि जो आगे हमारे काम की हो। हाँ, ये बात और ये बता दी कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। क्योंकि ये थ्योरी जो है आप पिछले कक्षा पढ़ चुके हैं कि कोई भी तत्व, जो कोई भी पदार्थ या कोई भी कण, कोई भी पिंड, कुछ भी अगर जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और यह अभिकेंद्र बल उससे कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल जो है वो स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तब अब ये इनके पॉइंट हो गए, इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे। नंबर 1 जो है समस्त द्रव्यमान और जो धनावेश है वो कहाँ केंद्रित है? सूक्ष्म स्थान पर, जिसे हम लोग नाभिक का नाम दिए हैं। उसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 की कोटि की है, और इसके चारों ओर जो है आकाश में जो है वो इलेक्ट्रॉन वितरित हैं। उसकी त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 की कोटि की है। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और चक्कर लगाने के लिए जो है इनको आवश्यक अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो ये तो इसका इनका मॉडल होगा, जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इनकी कुछ कमियां भी रह गई। वो कमियां क्या है उनको भी हम समझ लेंगे। तो इनकी 2 कमियां रह गई। नंबर 1 कमी रह गई इन परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। अब स्थायित्व को समझिए। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये नहीं बताया चक्कर लगाने के लिए उन्होंने किस कंडीशन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी ऊर्जा का क्षय ना हो। तो एक थ्योरी है कि अगर जो आप विद्युत गति विज्ञान की एक थ्योरी पढ़ें, यदि कोई आवेशित कण चक्कर कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा का लगातार क्षय होगा। उसकी ऊर्जा का क्या होगा? लगातार क्षय होगा। अब ऊर्जा का जब लगातार क्षय होगा तो उसका जो त्रिज्या है वो लगातार घटती जाएगी। ऊर्जा क्षय हो रही है, यानी कि उसकी त्रिज्या लगातार कम पड़ती जाएगी, और अंत में वो नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इनकी जो धारणा, इनका जो कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगा रहा है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के लिए कैसी कंडीशन में चक्कर लगा रहा है कि उसकी ऊर्जा का क्षय ना हो, इस बात को बता नहीं पाए। और जो विद्युत गति विज्ञान है वो हमसे ये कहता है कि जब कोई भी आवेशित कण चक्कर लगाता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा खत्म होती है। अब ऊर्जा खत्म होगी तो त्रिज्या घटेगी, नहीं वृत्ति पथ की त्रिज्या घटेगी। अब जब वृत्ति पथ की त्रिज्या घटेगी तो वो अंत में कहाँ जाएगा, तो नाभिक में गिर जाएगा और धनावेश ऋणावेश मिलेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, यानी कि परमाणु स्थायी नहीं रह जाएगा। ये इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने बताया रेखीय स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं कर पाए। रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम को पहले समझते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब रंगों का एक पट्टी, रंगों की एक पट्टी है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग हुए, जैसे आपका इंद्रधनुष है। अब इनके बीच में कोई रेखा पड़ गई, इनके बीच में कोई रेखा पड़ गई। रेखा का मतलब ये रेखा कैसे आई, तो किसी प्रकार का कोई जो कलर है उसका कुछ भाग कहीं बीच में अवशोषित हो गया तो उस स्थान पर एक काली लाइन मिल गई, तो रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसकी ये व्याख्या नहीं कर पाई कि रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे उत्पन्न होता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाए। तो इनकी मुख्य यही जो दो हैं कमियां थी, इन कमियों को नील्स बोहर ने जो है वो दूर किया, तो उसका हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, और इसी प्रकार का कक्षा 12 व 11 के भौतिक विज्ञान वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।